नमस्कार, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में स्वागत करता हूं। आप जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूं। तो आप अभी पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में आज हम लोग देखेंगे खिलजी वंश। ध्यान रखेंगे, आज का टॉपिक है खिलजी वंश, जो कि आप कह सकते हैं 1290 से लेकर 1320 तक यह वंश चला, खिलजी वंश। तो इस वंश में मेनली 3 आदमी है, जो कि एक का नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ध्यान रखेंगे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दूसरा जो है अलाउद्दीन खिलजी। और तीसरा जो है नेक्स्ट जो है उसका नाम है आपको मुबारक खां, जिसे मुबारक खिलजी भी कह सकते हैं आप, मुबारक खिलजी। इस पूरे चैप्टर में यही 3 मेन है खिलजी वंश में। तो चलिए इन तीनों की कहानी सुनते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि गुलाम वंश का जो समाप्त हुआ, तो गुलाम वंश में आपने पढ़ा कि सबसे अंतिम राजा शम्मुद्दीन कैमूर था। उसकी मृत्यु के बाद उसी जमीन पर आपको खिलजी वंश की स्थापना हो गई। तो कहा गया कि 13 जून 1290 ईस्वी को 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नाम के आदमी ने, ध्यान रखिएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नाम का आदमी ने इस वंश का स्थापना किया। इस वंश का नाम पड़ा खिलजी वंश। ठीक, तो फिर से ध्यान रखें कि 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नाम के व्यक्ति ने खिलजी वंश की स्थापना किया और इन्होंने अपनी राजधानी बनाया किलोखरी। राजधानी बनाया कहाँ? तो किलोखरी। ध्यान रखिएगा, किलोखरी में इन्होंने राजधानी बनाया। आगे चलकर कहा जाता है कि 1296 में जलालुद्दीन की हत्या हो गई। नेक्स्ट है, इनकी हत्या कब हुई? तो 1296 में। तो जलालुद्दीन को आखिर मारा कौन? तो इनका खुद का भतीजा, जो कि दामाद भी था, तो आप कह सकते हैं भतीजा प्लस दामाद। वो कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही ससुर कहिए या चाचा कहिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर या चाचा को, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, इन्होंने 1296 में करा मानिकपुर, जो कि प्रयाग में पड़ता है, जगह का नाम है करा मानिकपुर, जो कि कहाँ पड़ता है? प्रयाग, इलाहाबाद। तो वहाँ पर इन्होंने इनकी हत्या कर दिया। फिर से समझे, यानी कि दामाद साहब जो है अलाउद्दीन खिलजी, जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को करा मानिकपुर नामक जगह, जो कि प्रयाग में पड़ता है, वहाँ पर यह इनको मार दिए। यानी कि ससुर जी को इन्होंने साफ कर दिया और अपना वो गद्दी हथिया लिए। अब कहता है कि यह अलाउद्दीन खिलजी जो है 22 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, 22 अक्टूबर 1296 में यह दिल्ली का सुल्तान बनता है। कब? तो 22 अक्टूबर 1296 में यह अलाउद्दीन जो है वो दिल्ली का सुल्तान बनता है, जिसका बचपन का नाम अली और गुरसाफ होता है। जो कि इसका बचपन का नाम क्या होता है? बचपन, तो ध्यान रखेंगे, इसका बचपन का नाम अली प्लस गुरसाफ। तो इसका 2 नाम है बचपन का, एक आप अली और दूसरा गुरसाफ। किसका नाम है? अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम है। अब बात करते हैं कि जब यह राजा बन गया 22 अक्टूबर 1296 में, जब यह दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया, तो इसके मन में एक बात आया कि हम पूरे दुनिया का सबसे पावरफुल राजा बने, हम भी सिकंदर महान की तरह हम पावरफुल बने। तो इसने क्या किया? अपने आप को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने सबसे पहला स्थायी सेना रखा।
अस्थाई सेना। अस्थाई सेना मतलब वो सेना अब इन्हीं के कैंपस लगाकर एक मतलब मकान बनाकर उसमें सेना को रखा जाएगा, अस्थाई सेना को रखा गया। और इन लोगों को इन्होंने नगद वेतन देने की शुरुआत की। नगद वेतन, ध्यान रखिएगा, नगद वेतन देने की शुरुआत की, अस्थाई सेना रखा। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। और कहा जाता है कि दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास यह सबसे विशाल सेना थी, यानी कि जितना इसके पास सेना की संख्या था उतना सेना किसी भी दूसरे राजा के पास नहीं थी। तो आप ध्यान रखेंगे, अस्थाई सेना का नींव किसने डाला? अलाउद्दीन खिलजी ने। नगद वेतन का शुरुआत किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब कहा जाता है कि आगे चलकर इन्होंने घोड़ा दागने की भी प्रथा की शुरुआत की। घोड़ा दागने, ध्यान रखेंगे, घोड़ा दागने की प्रथा, यानी कि घोड़ा को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लोहा में नमनीय करके और उससे लोहा को गर्म करके घोड़ा को दाग दिया जाता था। तो घोड़ा दागने की प्रथा इन्होंने शुरू की। इसके अलावा सैनिक का हुलिया लिखने, याद रखिएगा, सैनिक का हुलिया। जैसे आज के डेट में देख लीजिए, हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं, चाहे फौज में जाते हैं तो हम लोग का फोटो होता है, तो उस जमाना में तो कैमरा था नहीं, तो वो लोग क्या करते थे, सैनिक का हुलिया लिखते थे कि रंग गोरा है कि काला है कि लंबा है कि किस तरह का है। तो इस तरह से सैनिक का हुलिया लिखने का भी इन्होंने प्रथा चलवाया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। फिर से समझे, अलाउद्दीन खिलजी जो है अस्थाई सेना का नींव रखा, नगद वेतन देने का शुरुआत किया, घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत किया और सैनिक का हुलिया लिखने की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अब इतना बड़ा इनके पास सेना है, लगभग कहा जाता है पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा सेना इनका था। तो उनका सेना का खाना पीना, उसके बाद बहुत सारे खर्चा है, उसके अलावा तलवार चाहिए, बहुत सारा चीज़ चाहिए, तो उसके लिए तो पैसा चाहिए। तो इन लोगों ने उन्होंने क्या किया, तो पैसा आएगा कहाँ से, तो इन्होंने जनता के बीच टैक्स बढ़ा दिया, यानी कि इन्होंने भू राजस्व, ध्यान रखिएगा, भू राजस्व। तो उस जमाना में तो एक यही था कि किसान से ही जमीन का टैक्स लिया जाता था, जिसे कहा जाता था भू राजस्व। इन्होंने भू राजस्व का टैक्स बढ़ा दिया और कितना कर दिया? 1/2 कर दिया। ध्यान रखिएगा, 1/2। 1/2 का मतलब है आधा आधा। जैसे अगर 10 बोझा गेहूं होता है या 10 बोरा गेहूं होता है, तो 5 बोरा किसान और 5 बोरा सरकार टैक्स में ले लेगी। तो ये एग्जाम में ही पूछता है, तो 1/2 इन्होंने टैक्स लिया। इससे भी इनको नहीं पूर्ति हुआ तो इन्होंने दूसरा काम क्या किया? लूट का धन। लूट का धन यह क्या था कि पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए इससे पहले होता था कि राजा का सैनिक दूसरे देश में या दूसरे राज्य में वहाँ पर लूटपाट करके उनको जो भी सोना चांदी या पैसा हाथ लगा, तो उसमें वह सैनिक पहले रखते थे 75% वो अपने पास रखते थे और 25% राजा को देते थे। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया आपको मिला तो 100 रुपया में 75 रुपया लूटने वाला को रखता था और 25 रुपया राजा को देता था। लेकिन अलाउद्दीन ने क्या किया कि उन्होंने नियम चेंज कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, अब हम 75 रुपया रखेंगे और 25 रुपया आप रखिएगा। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, लूट का धन जो है 3/4 कर दिया। 3/4 का मतलब अगर 4 हिस्सा है तो 3 हिस्सा राजा लेगा और 1 हिस्सा लूटने वाला लेगा। तो इस तरह से 3/4 कर दिया। उसके बाद इन्होंने, अब इतना बड़ा सेना था तो इतना बड़ा सेना के लिए खाने पीने के लिए साग सब्जी चाहिए थी। तो ये जब भी पर डे कभी न कभी कुछ चीज़ का दाम बढ़ जाता था या घट जाता था, तो जब दाम बढ़ जाता था तो इनका बजट गड़बड़ा जाता था। इसके अलावा व्यापारी लोग डंडी भी मारते थे। तो इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि आज के बाद जो भी डंडी मारते पकड़ाया गया या बेईमानी करते हुए पकड़ाया गया तो उसके शरीर से उतना हम मांस काट लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, क्या कर लेंगे, तो हम मांस काट लेंगे, मांस काटना। तो इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि व्यापारी अगर बेईमानी करने से नहीं रुके तो जो पकड़ा जाएगा उसके शरीर से हम उतना मांस काट लेंगे। तो इस कारण से इस तरह से इन्होंने मूल्य नियंत्रण प्रणाली अपनाया। ध्यान रखेंगे, कौन सा? मूल्य नियंत्रण प्रणाली इन्होंने अपनाया। यानी कि मूल्य को, दाम को कंट्रोल करने के लिए, बेईमानी को रोकने के लिए, दाम जो बहुत अधिक बढ़ जाता है कभी घट जाता है, इसके अलावा
यहाँ 1 किलो लिया घर पर तौले तो यहाँ 900 ग्राम हुआ। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि मांस उतना शरीर से हम काट लेंगे। तो इस तरह से इन्होंने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी बढ़ावा दिया। तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली को इन्होंने किस तरह से इसको रोका, तो इसकी कहानी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।